नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ चलते हैं पहली खबर की तरफ। हिंदुजा समूह की इन्वेस्टमेंट आर्म इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स यानी IIHL को बैंकिंग रेगुलेटर RBI से इंडसइंड बैंक में अपनी हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 26% करने की मंजूरी मिल गई है। इस हिसाब से IIHL को इंडसइंड बैंक में 10% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,500 करोड़ रुपए से थोड़ी ज़्यादा रकम निवेश करनी होगी। हालांकि ये रकम कई चरणों में लगाई जाएगी। खबर के चलते 6 मई को इंडसइंड बैंक का शेयर करीब आधा फीसदी की मजबूती के साथ 1,488 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, मार्च महीने में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने 6,84,000 टेलीकॉम ग्राहक गंवाए हैं। हालांकि ग्राहक गंवाने की रफ्तार 7 महीने के निचले स्तर पर रही है। साथ ही कंपनी ने अपने 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने की योजना के तहत नोकिया और एरिक्सन के साथ बातचीत तेज कर दी है। उम्मीद है कि जून जुलाई 2024 में ही इन कंपनियों को नेटवर्क अपग्रेड का ऑर्डर दे दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान कंपनी 5G नेटवर्क के लिए भी इन कंपनियों के साथ शुरुआती एग्रीमेंट कर सकती है। इन खबरों के बीच 6 मई को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 3% गिरकर 12 रुपये 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 7 मई को खबर थी कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने पूरे देश में अपनी 4G सेवा लॉन्च करने की घोषणा की है। पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित BSNL की 4G सेवा इस साल अगस्त में शुरू होगी। BSNL ने TCS और C-DOT के साथ मिलकर परीक्षण के लिए पंजाब में 4G सेवाओं की शुरुआत की है, जिसका फायदा करीब 8 लाख ग्राहक उठा रहे हैं। परीक्षण के नतीजे उत्साहजनक है, इसलिए अब BSNL ने इसी साल अगस्त से पूरे देश में 4G सेवा लॉन्च करने की योजना बनाई है। 7 मई को वोडाफोन आइडिया का शेयर 3% से ज्यादा गिरकर 12 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार 8 मई को वोडाफोन आइडिया के 19 करोड़ 4 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसकी वैल्यू करीब 234 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील के जरिए सिटी ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। गौरतलब है कि कारोबार की शुरुआत से पहले विदेशी ब्रोकिंग हाउस सिटी ने ही शेयर के लिए बुल केस में 25 रुपए का लक्ष्य दिया था, जो कि मंगलवार की 12 रुपये 40 पैसे की क्लोजिंग से 2 गुना ज्यादा है। 8 मई को शेयर करीब 3% चढ़कर 12 रुपये 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने DR एक्सियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी DRA IPL की बाकी बची 24% हिस्सेदारी 250 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए करार किया है। इस सौदा पूरा होने के बाद DR एक्सियन इंडिया कंपनी की पूर्ण मालिकाना हक वाली सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, क्योंकि सौदा पूरा होने के बाद इस कंपनी को DRA IPL की पूरी 100% हिस्सेदारी मिल जाएगी। फरवरी 2023 में कंपनी ने DRA IPL की 76% हिस्सेदारी खरीदी थी। खबर के चलते 6 मई को क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का शेयर करीब 1.25% की कमजोरी के साथ 4,307 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, अदानी ग्रुप के दबदबे वाले कमर्शियल कार्गो सेक्टर में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा निवेश करने की योजना बना रही है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के MD एंड CEO अरुण महेश्वरी के मुताबिक कंपनी केंद्र सरकार के चल रहे मोनेटाइजेशन प्लान में सक्रिय भूमिका निभाएगी, क्योंकि इसमें कम केपेक्स की जरूरत होती है और पूंजी पर ऊंचा रिटर्न भी मिलता है। पिछले 17 साल से JSW समूह का पोर्ट कारोबार केवल ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग कारोबार की जरूरतों पर ही फोकस कर रहा था। खबर के चलते 6 मई को JSW इंफ्रा का शेयर करीब 2.5% गिरकर 251 रुपये 90 पैसे पर और अदानी पोर्ट्स का शेयर करीब 3.25% गिरकर 1285 रुपये 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। पांचवी खबर, बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर कड़े दिशा निर्देशों का प्रस्ताव किया है। इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कंस्ट्रक्शन के दौरान दिए गए कर्ज का 5% तक प्रावधान करना होगा, यानी प्रोविजनिंग करनी होगी। जब प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तब इस प्रोविजनिंग की राशि को घटाकर 2.5% किया जा सकता है। नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस के तहत 1,500 करोड़ रुपए तक के कुल एक्सपोजर वाले प्रोजेक्ट के लिए कंसोर्टियम में शामिल किसी एक बैंक का एक्सपोजर 10% से कम नहीं होगा। RBI की सख्ती के चलते 6 मई को REC, PFC, IREDA के शेयर 4 से 9% तक गिरकर बंद हुए। 8 मई को REC का शेयर 7% से ज्यादा उछलकर 543 रुपये 40 पैसे तक पहुंच गया था। कंपनी के मैनेजमेंट ने RBI की ओर से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर जारी ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर सफाई देते हुए कहा कि इसका असर सरकार की गारंटी वाले लोन्स पर नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के कई सारे लोन्स को राज्य सरकारों की गारंटी का सपोर्ट है। इस तरह नई गाइडलाइंस का प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कारोबार पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट की सफाई के बाद कारोबार की समाप्ति पर REC का शेयर करीब 5.5% चढ़कर 534 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर,
हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अशोक लेलैंड अगले 12 महीने में 2 से 3.5 टन क्षमता वाले 6 नए लाइट कमर्शियल व्हीकल यानी एलसीवी लॉन्च करेगी। कंपनी की योजना लाइट कमर्शियल व्हीकल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। फिलहाल कंपनी का मार्केट शेयर करीब 20% है, जिसे बढ़ाकर 25% करना चाहती है। खबर के चलते 6 मई को अशोक लेलैंड का शेयर करीब 0.25% गिरकर 200 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 7वीं खबर, टाटा मोटर्स के 99.81% शेयरधारकों ने डीवीआर यानी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयरों को ऑर्डिनरी शेयरों में तब्दील करने के प्रस्ताव के हक में वोटिंग की है। इस तरह कंपनी अपने डीवीआर शेयरों को ऑर्डिनरी शेयरों में तब्दील कर पाएगी, जिससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर आसान होगा। खबर के चलते 6 मई को टाटा मोटर्स का शेयर कमजोर बाजार में भी 1/4% की बढ़त के साथ 1015 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 7 मई को खबर थी कि टाटा मोटर्स की माइक्रो एसयूवी पंच मारुति की वैगनार की बादशाहत को खत्म कर भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। पिछले 2 महीने से टाटा पंच देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है। अप्रैल महीने में टाटा ने 19,158 पंच बेची हैं। इससे पहले मार्च में 17,547 पंच बिकी थी। अप्रैल में कुल 17,850 यूनिट की बिक्री के साथ वैगनार सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही। खबर के चलते 7 मई को टाटा मोटर्स का शेयर 0.3% गिरकर 988 रुपये पर और मारुति का शेयर करीब ½ गिरकर 12,392 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। 10 मई को खबर थी कि कंपनी की टाटा मोटर्स फाइनेंस के तहत ऑटो लोन फाइनेंसिंग के कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनियों को अलग करने की योजना है और इन एनबीएफसी कंपनियों के आईपीओ लाने की तैयारी कर रही टाटा कैपिटल के साथ मर्जर की योजना है। इस तरह एक तो कंपनी का कारोबार व्यवस्थित होगा और दूसरा कर्ज में कमी देखने को मिलेगी। खबर के चलते 10 मई को टाटा मोटर्स का शेयर करीब 0.2% की मजबूती के साथ 1047 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। 8वीं खबर, मुथूट फाइनेंस की माइक्रो फाइनेंस कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस ने आईपीओ के जरिए 1,300 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास अर्जी दाखिल कर दी है। आईपीओ के आवेदन से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के मौजूदा निवेशक करीब 300 करोड़ रुपए जुटाएंगे। 6 मई को कारोबार की समाप्ति पर मुथूट फाइनेंस का शेयर करीब 0.2% गिरकर 1,670 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 1,716 रुपये 85 पैसे तक भी उछल गया था। 9वीं खबर, टीवीएस ब्रांड का इस्तेमाल करने के लिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड ने पारिवारिक समझौते के तौर पर ब्रांड फीस तय कर दी है। इसके चलते गोपाल श्रीनिवासन फैमिली ग्रुप की एंटिटी सुंदरम इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स को कंसोलिडेटेड बिक्री के 1% के बराबर भुगतान किया जाएगा। ये भुगतान 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। अगर किसी वित्त वर्ष में कंपनी को मुनाफा नहीं होता है तब भी सालाना 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। खबर के चलते 7 मई को टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर कमजोर बाजार में भी 2% से ज्यादा चढ़कर 332 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 10वीं खबर, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया की सब्सिडरी टीआई क्लीन मोबिलिटी ने जीईएफ कैपिटल पार्टनर से 580 करोड़ रुपए जुटाने के लिए करार किया है। ये रकम इक्विटी और उसके साथ साथ कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयरों के जरिए जुटाई जाएगी। खबर के चलते 7 मई को ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का शेयर करीब 1% गिरकर 3,970 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। 11वीं खबर, अदानी समूह की $60 करोड़ का ऑफशोर यानी विदेशी लोन लेने के लिए बातचीत चल रही है। लोन की इस रकम का इस्तेमाल मौजूदा कर्ज की रीफाइनेंसिंग पर किया जाएगा। ये लोन अदानी टोटल की यूनिट धामरा एलएनजी टर्मिनल की ओर से लिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस कर्ज की अवधि 3 से 5 साल तक की हो सकती है। खबर के चलते 7 मई को अदानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1.25% गिरकर 2,839 रुपये पर बंद हुआ। 8 मई को खबर थी कि अदानी एंटरप्राइजेस ने वित्त वर्ष 2024-25 यानी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपने केपेक्स में 13% की कटौती की है। न्यू एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और डेटा सेंटर जैसे कारोबार में शामिल कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 80,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करने की योजना बनाई है। इससे पहले दिसंबर तिमाही में कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 92,000 करोड़ रुपए के केपेक्स यानी क्षमता विस्तार खर्च की बात कही थी। खबर के चलते 8 मई को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ 2,862 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। 9 मई को खबर थी कि अदानी पावर के प्रमोटर्स गौतम और राजेश अदानी ने कंपनी के 14 करोड़ 87 लाख गिरवी शेयर छुड़वाए हैं। मंगलवार 7 मई की क्लोजिंग के हिसाब से इन शेयरों की कीमत या वैल्यू 8,638 करोड़ रुपए आंकी गई है। नवंबर 2019 के बाद एसबी अदानी फैमिली ट्रस्ट ने 7 करोड़ 7 लाख शेयर गिरवी रखे हैं। दिसंबर तिमाही के अंत तक 15.9% के मुकाबले मार्च अंत तक प्रमोटर्स की गिरवी हिस्सेदारी बढ़कर 16.1% हो गई थी। गिरवी शेयर छुड़वाने की खबर से 9 मई को अदानी पावर का शेयर 5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 611 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था।
12वीं खबर, दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी के होटल कारोबार के डीमर्जर के बाद ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी बैट होटल बिजनेस के बोर्ड पर नहीं रहेगी। डीमर्जर के दस्तावेजों के मुताबिक बैट की आईटीसी होटल्स में 15.32% हिस्सेदारी होगी, यानी कि आईटीसी की करीब 40% प्रमोटर होल्डिंग के बाद बैट सबसे बड़ी पब्लिक शेयर होल्डर होगी। गौरतलब है कि बैट फिलहाल आईटीसी की सबसे बड़ी शेयरधारक है, पर कंपनी ने संकेत दिए हैं कि उसे आईटीसी के होटल कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं है। डीमर्जर के बाद लिस्टिंग होने के 4 से 6 महीने के अंदर वो अपनी होटल कारोबार में पूरी हिस्सेदारी बेच सकती है। 7 मई को आईटीसी का शेयर कमजोर बाजार में भी करीब 1.5% चढ़कर 441 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 13वीं खबर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज की सब्सिडरी डिक्सन इलेक्ट्रो अप्लायंसेस ने नोकिया के साथ करार किया है। ये करार टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया है, जो कि कंपनी के नोएडा प्लांट में ही बनाए जाएंगे। 8 मई को डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर उठापटक वाले बाजार में भी करीब 1.5% की मजबूती के साथ 8,431 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 8,509 रुपये 95 पैसे तक भी उछल गया था। 14वीं खबर, नमकीन और मिठाई बेचने वाली रिटेल चेन हल्दीराम्स पर दुनिया की कई प्राइवेट इक्विटी यानी पीई कंपनियों की नज़र है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तीन प्राइवेट इक्विटी कंपनियां ब्लैकस्टोन, टेमसेक होल्डिंग्स और बेन कैपिटल हल्दीराम में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में शामिल हैं। ये कंपनियां हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 51% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही हैं। ये सौदा 8 से 10 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर होने का अनुमान है। अगर ये सौदा हुआ तो भारत के कंज्यूमर सेगमेंट में सबसे बड़ी पीई डील्स में से एक होगी। 15वीं खबर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंस ने एक ही दिन में बॉन्ड्स के जरिए रिकॉर्ड 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 8.1% ब्याज दर पर 3 साल के बॉन्ड के जरिए 3,000 करोड़ रुपए और 8.05% ब्याज दर पर 5 साल के बॉन्ड्स के जरिए 1,500 करोड़ रुपए जुटाने की बात कही है। यानी कि एनसीडीज के जरिए कुल 4,500 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जाएगी। खबर के चलते 8 मई को बजाज फाइनेंस का शेयर करीब 1% गिरकर 6,805 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 16वीं खबर, आदित्य बिरला ग्रुप की मेटल कारोबार से जुड़ी कंपनी हिंडाल्को की ओर से अपनी यूएस की सब्सिडरी नोवेलिस का आईपीओ लाने की खबरें हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी नोवेलिस के आईपीओ से 1.2 अरब डॉलर की रकम जुटा सकती है। इस तरह कंपनी की तरफ से कुल 18 अरब डॉलर के वैल्यूएशन की मांग की जा सकती है। खबर के चलते 8 मई को हिंडाल्को का शेयर 2.25% की मजबूती के साथ 633 रुपये 90 पैसे के स्तर पर दिन की ऊंचाई के करीब जाकर बंद हुआ था। 17वीं खबर, चौथी तिमाही के नतीजों के साथ बाजार कंज्यूमर के बोर्ड ने टेंडर रूट के जरिए 290 रुपए के भाव पर 166.49 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक को भी मंजूरी दे दी है। इस प्रक्रिया के जरिए कंपनी 57,41,000 शेयरों का बायबैक करेगी। खबर आने से पहले 8 मई को बजाज कंज्यूमर का शेयर करीब 1.5% चढ़कर 261 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ, लेकिन 9 मई को शेयर 7% से ज्यादा गिरकर 241 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, क्योंकि इस बायबैक में कंपनी के प्रमोटर्स की ओर से भी हिस्सा लिया जाएगा। 18वीं खबर, वित्त मंत्रालय ने आईडीबीआई बैंक में हिस्सा खरीद को लेकर रुचि दिखाने वाले निवेशकों की जांच को लेकर आरबीआई की ओर से हो रही देरी पर चिंता जाहिर की है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक आरबीआई की ओर से हो रही देरी के चलते आईडीबीआई बैंक में स्ट्रेटेजिक हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया होल्ड पर पड़ी है। आरबीआई इन निवेशकों की ओर से वित्तीय बोली जमा किए जाने से पहले फिट एंड प्रॉपर होने की जांच कर रहा है। दरअसल सरकार आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया को FY25 यानी मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करना चाहती है। खबर के चलते 10 मई को आईडीबीआई बैंक का शेयर हल्की कमजोरी के साथ 83 रुपये 35 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 19वीं खबर, गुरुवार 9 मई को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयरों में बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील में भारतीय एंटरप्राइजेस ने 1,722 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर 38.5 लाख शेयरों या करीब 0.25% हिस्सेदारी की बिकवाली की है। भारतीय एंटरप्राइजेस को इस शेयर बिक्री से 663 करोड़ रुपए की रकम मिली है। इस सौदे के बाद भारतीय एंटरप्राइजेस की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हिस्सेदारी 2.43% से घटकर 1.63% हो गई है। लेकिन इस ब्लॉक डील में आईसीआईसीआई बैंक ने 21 लाख शेयरों की खरीदारी की है, जिसके बाद बैंक की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हिस्सेदारी 51.27% से बढ़कर 51.7% हो गई है। इसके अलावा इस ब्लॉक डील में एक्सिस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर, सोसाइटी जनरल, गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर और ब्लैकस्टोन एक्वा मास्टर सब फंड ने भी हिस्सेदारी खरीदी है। ब्लॉक डील की डिटेल्स आने के बाद 10 मई को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर करीब 1.25% की बढ़त के साथ 1,663 रुपये 95 पैसे के स्तर पर और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब 1/4% की बढ़त के साथ 1,118 रुपये 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए, और चलते हैं पहली खबर की तरफ।
पेटीएम के बड़े अधिकारियों की ओर से कंपनी को छोड़कर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में ताज़ा नाम कंपनी के सीओओ और प्रेसिडेंट भावेश गुप्ता का है, जिन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए 31 मई से अपने पद से इस्तीफा दिया है। बीते शनिवार यानी 4 मई को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक अब वो सीईओ विजय शेखर शर्मा के ऑफिस में सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। 6 मई को पेटीएम का शेयर 5% के निचले सर्किट पर 351 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 365 रुपये का हाई भी छुआ था। 8 मई को खबर थी कि पिछले एक साल में यूपीआई मार्केट में पेटीएम का ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर मार्केट शेयर करीब 5% घट गया है। अप्रैल में पेटीएम का यूपीआई मार्केट में शेयर घटकर 8.4% रह गया, जो एक साल पहले 13.3% था। हालांकि पेटीएम के संकट में फंसने से दूसरी कंपनियों को फायदा हुआ। पेटीएम का मार्केट शेयर घटने के बाद 49% के मार्केट शेयर के साथ फोन पे यूपीआई मार्केट में लीडर है। खबर के चलते 8 मई को पेटीएम का शेयर लगातार तीसरे दिन 5% के निचले सर्किट पर 317 रुपये 15 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। 9 मई को खबर थी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक या पीपीबीएल ने बिल पे यानी बिल भुगतान का कारोबार यूरोनेट सर्विसेज इंडिया पर शिफ्ट कर दिया है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने रिटेल सेल्स ऑपरेशंस को आरबीएल बैंक में शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा मर्चेंट्स पेमेंट की सेटलमेंट के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया गया था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक इस साझेदारी के बाद अब यूरोनेट के जरिए बिल भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करेगा। खबर के चलते 10 मई को पेटीएम का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 349 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी खबर, चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ अशोक वासवानी ने कहा कि आरबीआई की ओर से लगाई गई पाबंदियों से बैंक के मुनाफे पर 300 से 400 करोड़ रुपए का संभावित असर हो सकता है। हालांकि मजबूत तिमाही नतीजों और जेफरीज की ओर से शेयर का लक्ष्य बढ़ाए जाने के चलते 6 मई को शेयर कमजोर बाजार में भी 5% की मजबूती के साथ 1624 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने एनएसई के इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कारोबारी समय 3 घंटे से बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। शाम 6 से 9 बजे तक ट्रेडिंग का समय बढ़ाने की मांग की गई थी। एनएसई के प्रस्ताव का ब्रोकर्स विरोध कर रहे थे। एनएसई के सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा कि अब एनएसई पर कारोबारी समय बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है, क्योंकि सेबी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। खबर के चलते 7 मई को बीएसई का शेयर करीब 2.25% गिरकर 2798 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, गोल्ड लोन पर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद आईआईएफएल फाइनेंस नकदी के संकट से जूझ रही है। दरअसल गोल्ड लोन के बिजनेस पर सख्ती के बाद बैंक आईआईएफएल फाइनेंस को कर्ज देने में सतर्कता बरत रहे हैं। मार्च 2024 में आरबीआई को आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन कारोबार में कुछ गड़बड़ियों की जानकारी मिली थी। आरबीआई ने उसके बाद आईआईएफएल फाइनेंस को नए गोल्ड लोन देने पर रोक लगा दी थी। इस खबर के बावजूद 7 मई को आईआईएफएल फाइनेंस का शेयर कमजोर बाजार में भी 2% से ज्यादा चढ़कर 389 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। पांचवी खबर, डीलिस्टिंग प्रक्रिया को लेकर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की पेरेंट कंपनी आईसीआईसीआई बैंक पर लगे आरोपों की मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जांच शुरू कर दी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के कई निवेशकों ने आरोप लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों ने उनके साथ संपर्क करके डीलिस्टिंग के पक्ष में वोट करने के लिए कहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के निवेशकों ने एक साथ मिलकर आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ सेबी से शिकायत की थी। खबर के चलते 7 मई को आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब 1.5% गिरकर 1130 रुपये 80 पैसे पर और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर करीब 2% गिरकर 736 रुपये 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। छठी खबर, टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के कई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से एयरलाइन ने मंगलवार और बुधवार को करीब 80 उड़ानें रद्द कर दी हैं। दरअसल कुछ केबिन क्रू मेंबर्स ने एयरलाइन में कुप्रबंधन का आरोप लगाया था, जिसके बाद वो हड़ताल पर चले गए। इससे पहले टाटा समूह की एक और एयरलाइन विस्तारा के कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए थे। उड़ानें रद्द किए जाने के चलते मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी एमओसीए ने कंपनी से रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है और इस मामले के जल्द समाधान के लिए भी कहा गया है। यही नहीं, यात्रियों को डीजीसीए के नियमों के अनुसार सही सुविधाएं मुहैया करवाने को भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सातवीं खबर, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसीज के लिए कैश लोन सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने एनबीएफसी से 20,000 रुपये तक कैश लोन सीमा का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसका मकसद कैश ट्रांजैक्शंस को नियंत्रित करना है। रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को ये चिट्ठी आईआईएफएल फाइनेंस पर कार्रवाई के बाद लिखी है। आईआईएफएल को कई नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। कहा गया है कि आरबीआई अब इस नियम की सख्ती करना चाहता है ताकि एनबीएफसी कंपनियों को जोखिम का सामना नहीं करना पड़े और नियमों की अनदेखी ना हो। खबर के चलते
गोल्ड लोन कारोबार से जुड़ी मुथूट और मन्नापुरम फाइनेंस के शेयरों में 4.25 से 7.5% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। 8वीं खबर, बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से बड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने बॉब वर्ल्ड ऐप पर 6 महीने से लगी रोक हटा दी है, यानी कि बॉब वर्ल्ड ऐप के जरिए अब बैंक नए ग्राहक जोड़ सकेगा। 10 अक्टूबर 2023 को सुपरविजन चिंताओं के बाद आरबीआई ने ऐप पर ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग पर रोक लगा दी थी। बैन हटने की खबर से 9 मई को बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर कमजोर बाजार में भी 262 रुपये 50 पैसे के स्तर पर एकदम सपाट बंद हुआ था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। ओएनडीसी की मदद से भीम ऐप अब गूगल पे और फोन पे को टक्कर देने की तैयारी में है। अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए भीम ई कॉमर्स सेक्टर पर ओएनडीसी के रास्ते दखल देगा। ये पेमेंट ऐप अब कई तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करेगा। इनमें फूड, बेवरेज, ग्रॉसरी, फैशन और अपैरल जैसे प्रोडक्ट्स भी शामिल होंगे। ओएनडीसी के लिए भीम एक अलग डिवीजन तैयार कर रहा है। ये डिवीजन ई कॉमर्स सेक्टर के लिए अलग अलग तरह के ऑफर तैयार करने का काम करेगी। गूगल पे और फोन पे दोनों का डिजिटल पेमेंट स्पेस में 85% हिस्सा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई पार्टनरशिप्स के साथ भीम का इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी खबर, रोजाना के कामकाज को दोबारा संभालने के बाद एडटेक स्टार्टअप बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कंपनी की सेल्स स्ट्रैटेजी में बदलाव की घोषणा की है। नई स्ट्रैटेजी के तहत कंपनी ने अपने कोर्स की फीस में 30 से 40% की कटौती की है और सेल्स इंसेंटिव्स को 50 से 100% बढ़ा दिया है। बायजूस के लर्निंग ऐप का एनुअल सब्सक्रिप्शन टैक्स समेत 12,000 रुपये में उपलब्ध है, जबकि बायजूस क्लासेस 24,000 रुपये और बायजूस ट्यूशन सेंटर्स यानी बीटीसी पूरे साल के लिए 36,000 रुपये में अवेलेबल है। तीसरी खबर, बीएनपीएल फिनटेक फर्म सिंपल ने अपने 150 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इस छटनी का असर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोर ऑपरेशंस टीम्स के मेंबर्स के साथ साथ इंटर्न्स और कॉल सेंटर एजेंट्स पर पड़ेगा। ये छटनी ऊंचे मंथली कैश बर्न और नए ग्राहकों के जुड़ने की धीमी रफ्तार के चलते की गई है। इस कदम के जरिए कंपनी की अपने मुनाफे को सुधारने की मंशा है। चौथी खबर, भारत में गूगल ने डिजिटल गूगल वॉलेट लॉन्च कर दिया है। हालांकि भारत में वॉलेट ऐप से भुगतान नहीं किया जा सकेगा। इस वॉलेट में यूजर्स एयरलाइन बोर्डिंग पासेस, इवेंट पासेस, मूवी ट्रैवल टिकट्स, डिजिटल कीज, पार्किंग रिसिप्ट जैसी चीज़ों को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें आसानी से एक्सेस भी कर सकते हैं। गूगल वॉलेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कंपनी ने साफ किया है कि भारत में वॉलेट के आने के बाद गूगल पे को बंद नहीं किया जाएगा और ये पहले की तरह ही काम करता रहेगा। तो इसी के साथ कंपनी नामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी9। लेकिन चलते चलते एक ज़रूरी बात, अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या टैक्स से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो सीधे आप अपने पसंदीदा एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आप इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती और बांग्ला में से किसी भी भाषा में सवाल पूछ सकते हैं, सिर्फ मनी9 के सुपर ऐप पर। और अगर आपने अभी तक मनी9 के सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। समय हो गया आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।